अजी बच्चा पार्टी, ये फिर से अपलोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें इस बार क्या होगा कि 11th का फिजिक्स स्टार्टिंग से होगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल का मतलब वो औजार यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो फिजिक्स के लिए में हेल्प करने वाले हैं। अगर ये चाहते हो कि 11th की फिजिक्स हो या 12th की फिजिक्स हो, आगे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहे और अच्छे से पढ़ो, तो उसके लिए फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले जिन 4 टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है फंक्शन और नंबर 2 पर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नया नहीं पढ़ना है इसमें, जो 10th में पढ़ा है उसमें थोड़ी-सी चीज़ें ऐड ऑन होंगी और फंक्शन हम 10th में नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आएगा। उसके बाद ये नई चीज़ें जो 10th क्लास में नहीं पढ़ी जाती है, डिफरेंशिएशन, और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो कैलकुलस एक बहुत बड़ा पार्ट होगा और मैथ में वो पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेशन भी है और उसके बाद है वेक्टर। इन नंबर 1 फंक्शन, नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री, नंबर 3 डिफरेंशिएशन, नंबर 4 इंटीग्रेशन और ये वेक्टर। इसके बगैर आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। तो शुरुआत के जो वीडियोस अभी अपलोड होंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे फंक्शन को, फिर ट्रिग्नोमेट्री को, फिर डिफरेंशिएशन को, उसके बाद इंटीग्रेशन को और देन वेक्टर को, और उसके बाद अपनी काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगी। इसमें वीडियोस के जो साइज हैं वो बहुत बड़े-बड़े नहीं होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। इसमें वो बच्चे जो 10th पास करके 11th में जा रहे हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, तो मान लो कि अब 11th में आ ही गए हो, तो वो बिगिनिंग से, और वो बच्चे जो 12th में हैं, पर उनका पैंडेमिक की वजह से 11th बेकार हो गया या वो पढ़ नहीं पाए, उनको हेल्प करेगा और इसमें ये लगातार पूरी 11th फिजिक्स इसमें अपलोड होगी। तो सबसे पहला है फंक्शन, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसमें मेरे साथ पढ़ने का तरीका क्या होगा कि जैसे अभी ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लिया है, फंक्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और जो अच्छे एग्जांपल है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। और जहाँ पे ये वीडियो खत्म होगा वहाँ पर एक होमवर्क दूंगा, बोर्ड पे पूरे क्वेश्चंस लिखे होंगे, साथ में उनके आंसर्स लिखे होंगे। आप लोग क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे और जो हो जाएगा वो ठीक है, जो नहीं हो जाएगा वो जो इसके नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 मुझे नहीं आया या 5 नहीं आया। तो जब नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा। और इसमें मेजरली जो मेन बुक्स यूज करेंगे उसमें एनसीईआरटी होगी और एसईबी होगी। साथ में और मेरी तरफ से अपने जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनका भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो साथ साथ में होमवर्क भी फॉलो करना है। अब जैसे यहाँ पे टाइम किल कर ना करते हुए टॉपिक स्टार्ट करो, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए रूल of relationship between two variables in which one is assumed to be dependent variable and other independent variable। तो पहले तो ये जो किताबी लैंग्वेज है इसकी टेक्निकल को समझो कि जब तक फंक्शन क्लियर नहीं होगा तब तक फिजिक्स क्लियर क्यों नहीं होगी। फिजिक्स में बेसिकली हम 3 चीजों को पढ़ते हैं। नंबर 1 होता है फिजिक्स में टोटली एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक एनर्जी दूसरे में बदलती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। और इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, पोजीशन क्या है। कोई भी बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हो तो उसके स्पीड के बारे में वेरिएशन हमें जानना होता है। हो सकता है वो वेरिएशन टाइम के साथ हो सकता है वो वेरिएशन पोजीशन के साथ हो रहा हो। अब ये भी जरूरी नहीं कि 1 सेकंड में, हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड कम या ज्यादा करें अगर मैं हॉरिजॉन्टल चलाऊं। हो सकता है 1 सेकंड में कुछ ज्यादा हो रहा हो। तो वो सारी चीजें हमें फंक्शन बताता है। बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन दो चीजों का आपस में रिलेशन है। कोई भी साइंस आगे बढ़ती है तो वो कैसे वेरिएट करेगी, किस टाइप से इंक्रीज होगा, कैसे वो डिक्रीज होगा, वो डिफाइन करता है फंक्शन। इसको सिंपली जैसे लिख दिया जाता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। मान लो मैंने ऐसे एक सिंपल सी लैंग्वेज लिख दी कि y इज द फंक्शन ऑफ x। अब इसमें दो चीजें हैं, ये देखिए एक अलग बात है। इसका इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और जो ये x है, इसको अभी जैसे मैंने माना कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। और ये वेरिएबल को मैं लिख रहा हूँ कि ये मेरा जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है। साथ में नोट्स भी बनाते चलो, डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। अब इसको अगर एक बार माइंड में लाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये लिखा हुआ है रिजल्ट। रिजल्ट किसका फंक्शन है? तो रिजल्ट फंक्शन होता है स्टडी का। अब यहाँ से समझो, दो चीजों के बीच में मैंने एक रिलेशन सेट किया हुआ है
अगर पढ़ोगे यानी स्टडी अगर आप लोग करेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब जिस टाइप की स्टडी होगी उसी टाइप का रिजल्ट आएगा। तो इसमें स्टडी क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है स्टडी पर। और दूसरी चीज़, जैसे मान लो यहाँ पे कोई और एग्ज़ाम्पल ऐसे सोच लो, हम लोगों को पता है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ ऐसे और इसका एरिया निकालूँ और मैं आपको दे दूँ कि इसका रेडियस r है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल कैसे लिखते हो? पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियस और वो भी साथ में स्क्वायर के। यानी अगर मैं रेडियस को 2 बढ़ाता हूँ तो एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा। अगर इसको 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन? रेडियस। लेकिन रेडियस के कम और ज़्यादा होने से डिपेंड कौन कर रहा है? तो वो है एरिया। तो इस टाइप से फंक्शन 2 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन होता है। और एक चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये इनपुट है। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी प्रोडक्शन करते हो, तो जो उसमें इनपुट लगाओगे फिर आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि ये मेरा आउटपुट है। अब ये आउटपुट कैसे आएगा, वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है। फंक्शन होने का मतलब कि रेडियस में देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर रेडियस 2 डाला तो एरिया 4 हुआ, तो 2 का 4 हो जाने का मतलब है फंक्शन स्क्वायर में डिफाइन था। तो ये इनपुट और आउटपुट के बेस में आपको समझना है। उसी तरह से एक पॉइंट ये हो गया कि मैं इसको ऐसे समझूँगा, नंबर 2 में ये एग्ज़ाम्पल हो गया। नंबर 3 जब भी हम फिज़िक्स में आगे कभी ग्राफ बनाएँगे, तो ऐसे याद रखो कि जो इनपुट होगा यानी जिसके करने से दूसरा होगा, वो एक्स एक्सिस पर मैं लूँगा अगर मैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x लेके ग्राफ बना रहा हूँ तो। और y एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं? आउटपुट। तो जब भी ग्राफ बनाओ, ग्राफ में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं एक्स पे क्या लूँ, मैं वाई पे क्या लूँ? तो हम ध्यान रखो जैसे ये 2 एग्ज़ाम्पल मैंने लिए थे, तो यहाँ इनपुट कौन था? स्टडी था, तो स्टडी को आप एक्स एक्सिस पे लोगे, रिज़ल्ट को कहाँ लेने वाले हो? वाई एक्सिस पे, यानी जो रिज़ल्ट आएगा वो वाई पर आएगा और जो इनपुट डालोगे वो एक्स पर होगा। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल का एग्ज़ाम्पल लिया तो रेडियस कहाँ लिखा जाएगा? एक्स एक्सिस पे और उसका एरिया कहाँ मेंशन करोगे? वाई एक्सिस पे। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो तो वहाँ पे ग्राफ बना होता है, इनपुट में क्या लिखा होता है? ओवर इनपुट में होता है क्योंकि बॉल डाली जाती है। तो इनपुट क्या है? किसी बॉलर ने बॉल को फेंका, अब बैट्समैन ने उसका क्या रिज़ल्ट दिया? वो वाई एक्सिस पर है। मोस्टली आप ग्राफ में देखो, नीचे लिखे होते हैं ओवर और वाई एक्सिस पर दिखाई देते हैं कि कितने रन्स बन गए, बीच में एक स्पॉट भी बना देते हैं कि वो यहाँ पे विकेट गिरा, वो एक अलग चीज़ है। तो अभी अपने दिमाग में सिर्फ ये आएगा कि कैसे तुम इसको पढ़ोगे, फंक्शन को आपस में कैसे रिलेट करोगे। जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे कि यहाँ पे किसी पार्टिकल का पोज़ीशन है और वो लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, तो बताइए उसकी पोज़ीशन क्या है? तो अगर इसको समझना चाहो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के टर्म में हो रहा है। अब ये टाइम स्क्वायर में है वो एक अलग चीज़ है। मतलब टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 1 सेकंड डालो, तो एक्स का वैल्यू कुछ आएगा 1 मीटर आएगा। अब मैं बोलता हूँ टी का वैल्यू 2 सेकंड डाल दो, तो टी की जगह जब 2 रखोगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 1 तो पोज़ीशन कितनी मिलेगी? 5। ये कैसे डिसाइड हो रही है? यहाँ पर एक रिलेशन है, एक टाइम जो कि वेरिएबल है। टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है और एक्स जो कि पोजीशन है यहाँ मैंने उसको भी वेरिएबल लिया। अब इन दोनों का आपने एक रिलेशन बनाया। उस रिलेशन में एक शर्त डाल दी कि टाइम को स्क्वायर करके 1 में ऐड करना है। ये कौन डिफाइन कर रहा है कि आप पहले स्क्वायर करोगे फिर 1 में ऐड करोगे? ये फंक्शन डिसाइड कर रहा है। इसमें कंफ्यूजन और रहता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा कि y इज़ द फंक्शन ऑफ sin x, ऐसे लिख दिया। सिर्फ लिखा है y इज़ इक्वल टू sin x, इसको समझो कि कैसे? तो जो फंक्शन लिखने का मेथड था वो ऐसे था। इसमें देखो 2 चीज़ें आ रही हैं। जो f है, f का मतलब होता है फंक्शन, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। और जो x इसमें लिखा हुआ है, ये x क्या है? ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसको मिक्स नहीं करना है। जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x लिखा हो तो f क्या है? फंक्शन और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने क्या बताया? जैसे इसको अगर आप एनालाइज़ करो, तो ये y किसका फंक्शन है? साइन का। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि y इज़ द फंक्शन ऑफ साइन।
लेकिन फिर इसमें फिर x क्या है ये? तो x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x की वैल्यू डालने से इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से मैं समझाने लग जाऊँ कि x का वैल्यू 0 डालो, तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना लिया? 0। अब आउटपुट क्या आएगा? हू विल डिसाइड? फंक्शन डिसाइड करेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैंने ऊपर बोला कि फंक्शन ने आपको ये बताया कि जब टाइम का वैल्यू डालोगे तो पहले इसका स्क्वायर करोगे, फिर उसमें 1 में ऐड करोगे, तब आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये टी स्क्वायर फंक्शन डिसाइड कर रहा था। उसी टाइप से यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और फंक्शन है ये साइन का। कहने का मतलब ये है कि जब x का वैल्यू आप 0 डालोगे, तो पहले साइन इस बात को डिसाइड करेगा कि x 0 रखने पे वैल्यू क्या आएगी। तो जैसे आंसर आ गया 0। अब मान लो मैंने बोला कि x का वैल्यू 90 रखो या π/2 बोल दिया जाए, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये किसने डिसाइड किया? साइन ने डिसाइड किया। अगर इसी को और समझना होता, मान लो यहाँ पर मैं बोल देता कि y इज द फंक्शन ऑफ cos x। अब cos क्या है इसमें? cos फंक्शन है। फंक्शन किसका है? कोसाइन का। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू अभी भी 0 है और अभी भी 90 है, लेकिन जो आउटपुट आने वाला है वो बदल जाएगा। अब x की जगह जब 0 डालोगे तो ये वैल्यू देखिए 1 आ रही है। ये 0, पहले 0 डाला था तो 0 आया, अब डाला तो 1 आया। ये किसने डिसाइड कर दिया? फंक्शन ने। फंक्शन किसका था? कॉस का। तो ऐसे पकड़ना है। इसी टाइप से अगर मैं x की वैल्यू 90 डाल दूं तो अब y का वैल्यू 0 आ जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? फंक्शन। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि x इक्वल टी टू दी पावर 4, तो इसको क्या मतलब हुआ कि x इज द फंक्शन ऑफ t की पावर 4। मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू को 2 लेता हूँ, तो पोजीशन में जो चेंज आएगा वो 2 की पावर 4 आएगा। यानी 2 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो x का वैल्यू यहाँ पे 16 मीटर आएगा। 16 क्यों आया? ये किसने डिसाइड किया? टी की पावर 4। तो ये क्या था? ये जो फंक्शन है वो टाइम की 4th पावर के अकॉर्डिंग जाएगा। तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है। फंक्शन आपको ये मैसेज दे सकता है कि वैल्यू को लॉग में चेंज करो। फंक्शन आपको ये कह सकता है कि डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालो। फंक्शन ये कहेगा इंटीग्रेट करके वैल्यू डालो। फंक्शन ये कहेगा कि इसको पॉलिनोमियल में ले जाओ, क्वाड्रेटिक में ले जाओ, बाइनोमियल में ले जाओ। यानी हर चीज फिजिक्स में जो आने वाली है, पार्टिकल की वेलोसिटी, स्पीड में, एनर्जी में, मोमेंटम में जो चेंज होने वाला है, उस चेंज को डालने से पहले टाइम की वैल्यू के साथ चेंज निकालोगे, पोजीशन के साथ चेंज निकालोगे। अब टाइम के कितना बढ़ने से मोमेंटम कितना बढ़ेगा? हु विल डिसाइड? फंक्शन। पोजीशन के कितना बढ़ने से वो रूट में बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, लॉग बढ़ेगा, स्क्वायर में बढ़ेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो फंक्शन डिसाइड करेगा। तो बेसिकली फंक्शन एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है। देखिए ये लिखा हुआ है, फंक्शन इज ए रूल और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन एज्यूम टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप से इसको फंक्शन को देखा जाता है। अब जैसे इसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो बीच बीच में कभी आपको जरूरत पड़ेगी, अगर मान लो यहीं पे इसको समझना हो। ऐसे टेक्निकली क्या है कि फंक्शन एक मशीन है। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल जब हम मशीन में डालते हैं तो उससे आउटपुट निकल के आता है। डीजल डाला तो इंजन चलने लग गया। तो इस तरफ से मैंने एक बना दिया इनपुट। एक ये मैकेनिक्स है जिसमें यहाँ पे मैं इनपुट डालूंगा और यहाँ से आउटपुट निकालूंगा। यानी कोई भी मशीन में कुछ भी डाला, जैसे कि कोई वीट गेहूं डाला तो बाहर से आटा निकल आया। तो ये एक मशीन है। तो मशीन को तुम्हें इस टाइप से समझना है कि जो ये मशीन जिस टाइप से फंक्शन करती है, कहते नहीं देखो मशीन का फंक्शन क्या है, एसी का फंक्शन क्या है, मोबाइल का फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन हो गया और ये इनपुट हो गया। अब इसको टेक्निकली यहाँ पर मैंने एक्स से लिख दिया, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो नाम है मैथमेटिकली उसको बोलते हैं डोमेन। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है डोमेन। और जो आउटपुट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, उस फंक्शन का रेंज। ऐसे। और ये इनपुट भी है और इनपुट ही होता है हमारा इंडिपेंडेंट। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, आगे फिजिक्स में काम आएगी। और रेंज ये होता है डिपेंडेंट। ग्राफ पर मैं बता ही चुका हूँ, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसे इस फंक्शन को पढ़ा जाएगा। अब इसके करेंगे कुछ एग्जांपल्स, है ना? तो अगले वाले बोर्ड पे चल के देखते हैं। अब देखो जैसे ये सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें एक फंक्शन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस 3 से डिफाइन हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू जब डालोगे तो स्क्वायर करके प्लस 3 करोगे तो वैल्यू आएगी। अब इनपुट वेरिएबल में क्या डालना है, जैसे इसमें लिखा है कि फाइंड f0। f0 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ x0 बताइए। इसका मतलब ये कह रहा है कि x की जगह 0 डालिए और बताइए कि वैल्यू क्या आएगी। तब x की जगह आपको 0 डालना है, पर आंसर कौन डिसाइड करेगा? फंक्शन। फंक्शन क्या था, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखा, ये एक्स स्क्वायर है, x की जगह 0 रखा, प्लस का 3 किया, तो इसका आंसर आ गया 3। यानी इस फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 नहीं आएगी, बल्कि इसका आंसर कितना आने वाला है? 3। इसी टाइप से यहाँ पे पूछा गया कि f1 बता, f ऑफ फंक्शन 1 बताइए, यानी ये कह रहा है कि x की जगह आप 1 लिखना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3। अब आंसर कितना आ गया? 4। ये दूसरा हो गया। अब जैसे इसमें कहा है कि जहाँ पे फंक्शन x है वहां पर एक्स स्क्वायर लिखिए, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर, यानी जहां पर x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देना है? एक्स स्क्वायर, और इस पर ऑलरेडी पावर देखिए 2 है, वो एज इट इज रहेगी, और प्लस का 3। अब इसका आंसर कितने आना? x की पावर 4 और प्लस का 3। अब ये आ जाएगा। यानी सिंपल सा है, जो फंक्शन जैसे डिफाइन होता है उसमें वेरिएबल की जगह इनपुट डालते जाइए। अगले में जैसे बोला एफ एक्स है 1 बताइए, तो फंक्शन जैसे डिफाइन है वहां x की जगह क्या लिखना है? x प्लस 1। तो अपने पास था एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है x प्लस 1, और इस पर पावर 2 थी तो पावर 2 करिए, और ये प्लस का 3 ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस का 3। अब ये 3 और 1 ऐड हो गए तो सिंपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। मतलब सिंपल एक, मैं अभी इजी एग्जांपल से ये समझा रहा हूँ कि जैसे कोई भी फंक्शन दिया है और ये जो वैल्यू दी होती है ब्रैकेट के अंदर, इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जैसे अगले वाले में देखो लिखा हुआ है फंक्शन फिर f1। इसका मतलब ये है कि जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले फंक्शन में x का वैल्यू 1 डाल के निकालिए, यानी जो अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें जब 1 डालोगे तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 4। हो गया। अब अपना पर्पस था फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 1 बताइए, तो इसका वैल्यू कितना आया? इस फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू आया 4। यानी इनडायरेक्ट में आपको समझ में आ गया कि जिस फंक्शन की वैल्यू पूछी जा रही है वहां पर x का वैल्यू 4 रखना है, क्योंकि फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 4 है। 4 रखोगे कहां पर? इस वैल्यू के अंदर। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब x का वैल्यू हुआ 4 का स्क्वायर प्लस का 3, यानी आंसर आ गया 90। तो ये था एक इसका इजी एग्जांपल। अब इसी तरह से एक और देखो, जैसे ये सिंपल से एग्जांपल लिखे हैं सामने, इसको देखो। यहाँ लिखा है कि अगर फंक्शन x का है और वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है cos x प्लस sin x से, तो फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू बताइए। इसका मतलब है फंक्शन यहाँ पर x का है और x की जगह कंपेयर करके देखो तो कितना लिखा हुआ है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू पाई बाई 2 दिया हुआ है और पाई बाई 2 का वैल्यू 90 होता है। तो अब मुझे बताना है इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो कौन डिसाइड करेगा क्या वैल्यू होगी? मैंने क्या बताया, फंक्शन डिसाइड करेगा। फंक्शन किसका है? कॉस का। कॉस यहाँ पर कौन है? फंक्शन। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कितना है? 90। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 90। अगले में देखो तो ये दो फंक्शन है, ये किसका है? साइन का फंक्शन है। इंडिपेंडेंट को कितना है? 90। तो यहाँ पर लिखना होगा साइन 90। अब देखिए cos 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का 1, तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 1। उसी टाइप से एक नीचे दिख रहा है कि अगर फंक्शन 4x प्लस 3 है तो बताइए फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू बताइए। यानी जिस जगह पर x की वैल्यू लिखी थी हमारे क्वेश्चन में, यहाँ x का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? फंक्शन ऑफ 2। तो पहले हम f2 का वैल्यू निकालेंगे, तो f फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को डिफाइन हो रहा है कि पहले आप इंडिपेंडेंट वैल्यू रखोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 3 करोगे, तब वैल्यू आएगी। यानी जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालनी होगी। तो पहले निकालनी है फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू। अब ये 2 मैं डालूं कहाँ पर? उसके लिए हमारी मशीन कौन है जो प्रोडक्शन देगी? तो वो मशीन कौन है? 4x प्लस 3। तो यहाँ पर पहले लिखना होगा 4, x का वैल्यू 2 और प्लस 3, तो ये आएगा 8 प्लस 3।
यानी 11। तो फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू आया 11। समझने वाली चीज इसमें ये थी कि अंदर जो F2 लिखा था इसकी वैल्यू भी मैं कहाँ से लाऊं। हमारे क्वेश्चन में जो मशीन का रोल प्ले कर रहा है, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फैक्ट्री टाइप की लगी हुई है, वो है 4x + 3। तो जो भी वैल्यू लानी है उससे लानी है। F2 आ गया। अपना टारगेट था कि फंक्शन ऑफ F और फंक्शन ऑफ 2 बताना है। तो इसका मैसेज ये है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है F2। तो x की जगह F2 था और इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला 11। अब फंक्शन डिफाइन हो रहा है 4x + 3। इस टाइम पर x का वैल्यू क्या है? तो x का वैल्यू है फंक्शन ऑफ 2 और उसकी वैल्यू क्या है? 11। तो यहाँ पर डालना होगा 11 और ये होगा प्लस का 3। तो 44 + 3, इसका आंसर आएगा 47। इस टाइप से फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं। और देखो, अब देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन इसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो y का वैल्यू है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और ये वैल्यू दी गई है y की 2x - 3 3x - 2। पूछा गया है कि फाइंड द फंक्शन ऑफ y। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखो तो फंक्शन डिसाइड हो रहा है इस फॉर्मूले से 2x - 3 और 3x - 2। लेकिन हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ y का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले ये देखो कि फंक्शन लिखने का तरीका होता है fx, इस टाइप से लिखा हुआ है, और हम लोगों से पूछा जा रहा है fy का वैल्यू बताइए। इसका मतलब साफ हो रहा है कि जहां पर x का वैल्यू लिखा है वहां पर आपको y का वैल्यू लिख देना है। और y का वैल्यू है किसके इक्वल? उस इन इन दोनों को देखिए आपस में, ये दोनों। तो y जहाँ पे है वहां पर वैल्यू लिखनी है 2x - 3 और 3x - 2। यही मतलब हुआ। और फंक्शन डिसाइड हो रहा है ऐसे, तो कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए, सबसे पहले f लिखेंगे, जहां पर x लिखा है वहां पर y लिखोगे। y लिखते ही अब x की जगह y आ गया, तो यहाँ पर देखिए 2, जहां पर x लिखा है वहां पर y की वैल्यू तुम्हें डाल देनी है। और y की वैल्यू कितनी मैंने बताई है, ये एक बार फिर से सुनो। इसमें जो सॉल्व करने का तरीका है कि फंक्शन डिसाइड हो रहा है 2x - 3 और 3x - 2। मुझे बताना है फंक्शन ऑफ y, यानी x को रिप्लेस करना है y से। यही मतलब हुआ इसका। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए कि जो y हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना, उसका अपना वैल्यू कितना है। तो क्वेश्चन ने बड़ी टेक्निकली बोला कि y इज इक्वल टू fx और y का वैल्यू है 2x - 3। यानी जहां पर ये x लिखा हुआ है यहाँ पर y लिख दीजिए और y की जो वैल्यू है वो डाल दूं। तो y की वैल्यू कितनी है? ये लिखी हुई है। y की वैल्यू है आपकी 2x - 3 और ये है 3x - 2। ये मैंने x की जगह डाल दिया, -3 अपनी जगह रहेंगे। अपॉन में देखिए फिर 3 लिखा हुआ था और x का वैल्यू है 2x - 3, 3x - 2 और माइनस का 2। इस टाइप से इस क्वेश्चन के फिर एक बार सुनो। इसमें कहा था कि जो y का वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ x के इक्वल है, और जो फंक्शन ऑफ x है वो 2x - 3 और 3x - 2 के इक्वल है। तो बताइए फंक्शन ऑफ y का वैल्यू क्या होगा? यानी फंक्शन डिसाइड हो रहा है इस फॉर्मूले से। इसने कहा कि x को y से रिप्लेस करो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डालो और वैल्यू बताओ। तो फिर मुझे तलाश थी y की वैल्यू की। ध्यान से जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो ये देखा कि y का वैल्यू ही 2x - 3 3x - 2 है, जिसको मुझे फंक्शन में डाल के सॉल्व करना है। यानी जहां x लिखा है वहां फिर से एक बार ये वैल्यू आएगी। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है। जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको एलसीएम ले लो तो ऊपर होगा 4x - 6 और ये 3 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 9x और प्लस का 6। और यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे, एलसीएम लिया है वो तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। उसको मैं लिख देता हूँ 3x - 2। ये ऊपर वाला सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर से डिवाइड करो, इसी टाइप से नीचे लिखा जाएगा 6x - 9 और माइनस का 6x और प्लस का 4। ये देखिए मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6 और माइनस का 9 आया। फिर ये आराम से 2 का एलसीएम लो तो माइनस का 6x आएगा, फिर ये प्लस का, और ये डिवाइड में क्या रहेगा 3x - 2। तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। इसको कटते ही यहाँ पे देखो ये 6 से 6 कट जाएगा
और यहाँ पे देखो ये 3 2 जा 6 और 3 3 9 और यहाँ से पूरे थे। अब ऊपर देखिए क्या बच रहा है आपके पास, ऊपर आ रहा है माइनस का 5x और नीचे इसको देखोगे तो 6x और ये बचेंगे 6x से 6x कैंसिल हो गए, 9 और यहाँ से ऐड करोगे तो ये देखो माइनस का 5 आ रहा है, 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस, तो वैल्यू आ गई x। तो वही चीज घूम के फिर प्रूफ हो गई कि फंक्शन ऑफ y का जो वैल्यू है वो कितना है x। तो इस टाइप से फंक्शन के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे बहुत छोटे छोटे भी दिए जाएंगे, मान लो कहीं लिख दिया जाएगा x का वैल्यू t² है, +3 है और प्लस का t है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है x का वो टाइम में इस टाइप से डिफाइन हो रहा है। तो अब बताइए f3 का वैल्यू कितना होगा। तो इनडायरेक्ट में ये आपसे बोल दिया गया है कि जहाँ पे ये यहाँ पे टी होगा, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया है t² प्लस टी और प्लस का 3। अब समझ गए होंगे कि अगर मैं पूछूं f1 का वैल्यू कितना और f2 का वैल्यू कितना, f3 का वैल्यू कितना, तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं। अब मैं इसके बाद में थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नहीं है तो कमेंट में डाल के बोल देना कि मुझे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो उसको नोट कर लेते हैं आगे बोर्ड पे। ये होमवर्क है, इसमें जैसा मैंने पहले भी बोला था इसको सॉल्व करोगे। जैसे फंक्शन ऑफ x, x-1, x+1, फाइंड फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x। तो आंसर लिखा हुआ है -1/x। ऐसे यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉल इज गिवन बाय द फंक्शन vr 4/3 πr3। फाइंड वॉल्यूम ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 3 मीटर, आंसर 36 पाई मीटर क्यूब। फिर यहाँ पे दिया है फंक्शन ऑफ r 2r-1 + 3। तो फंक्शन ऑफ 0 2 x+2 f ऑफ f2, इनकी वैल्यूज निकालो और यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन के बाद अभी एक और होमवर्क लिखो आगे, और ये लास्ट होमवर्क है। फंक्शन ऑफ x 3x + 4x² -2f -1 2 और आंसर आएगा -1। तो इस टाइप से ये जस्ट बिगिनिंग है, इसमें हर तरह के वीडियोस में एक एक करके कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। होमवर्क भी मिलेगा और कमेंट्स के अकॉर्डिंग होमवर्क का डिस्कशन भी होगा। तो अभी टाइम का यूज करो और धीमे धीमे फिर इसको आगे बढ़ो। थैंक यू।